नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तुम सच में अनजान हो, है ना? इस विरासत के बारे में। विरासत। जल्दी करो और इसे सौंप दो। जैसे ही वह सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जेनी अपनी गति से प्रसन्नतापूर्वक बोली। बंद न होने के बावजूद उसकी बातों ने मुझे अचंभित कर दिया। अगर यह सैम के थे विरासत, मैं इस उदास जगह के पास नहीं आना चाहूंगा। वास्तव में उसके लिए सिर से पांव तक आकर्षक कपड़ों से सजी हुई और आभूषण, हमारा घर, कहाँ वह स्वयं का भाई और मैं, उसका पत्नी, इसके विपरीत उदास लग रहा होगा। हालांकि मैंने जेनी के बारे में सोचा, जिसने सम्मान दिए बिना ही विरासत को पाला। मेरी देर हो गई। भाई की वेदी में प्रवेश द्वार था कहीं अधिक भयावह। उसका ये रवैया आपका नहीं था। वह हमेशा अपने रूप रंग को लेकर अहंकारी रही थी और अपने सौम्य पति के साथ कठोरता से व्यवहार करती थी। मैंने अपने पति से सुना था कि उन्होंने अपना रवैया काफी हद तक बदल लिया है और ऐसा करना शुरू कर दिया है। आरामदायक उस पर निर्भर करता है। एक बार वह कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने लगे और अच्छी खासी आय अर्जित करने लगे। जेनी अस्पताल में रहने के दौरान उसकी चिंता का पूर्ण अभाव था और उसकी भावना में भी कमी थी। अंतिम संस्कार मुझे पूरी तरह से निराश महसूस हुआ। मैंने उससे पूरी तरह नाता तोड़ने का फैसला किया, लेकिन जेनी के लालच ने ऐसा नहीं होने दिया। घटित होने से चलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। सारा, आप भी व्यस्त होंगे ना? अपनी उम्र के बावजूद जेनी की आंखें इस विश्वास से चमक उठी कि वह विरासत की हकदार थी। मैं कुछ ऐसी चीज पर पहुंचा जो उस अभिव्यक्ति को पूरी तरह से विकृत कर देगी। ये मेरे दिवंगत पति के लिए आखिरी शब्द थे। मैं सारा हूँ। 60 के दशक के मध्य में मैं जल्दी ही विधवा हो गई और अनावश्यक फिजूल खर्ची के बिना एक संयमित जीवन जीने लगी। लगभग 1 महीने पहले मैंने अपने प्यारे पति को बिगड़ती पुरानी बीमारी के कारण खो दिया। हम 40 की उम्र में मिले और शादी कर ली, इसलिए हमारी कोई संतान नहीं थी। 20 साल तक एक दूसरे का साथ देने के बाद नुकसान का एहसास बहुत ज्यादा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना किसी बच्चे के मैं किसके लिए खाना बना रही थी और मैंने अनुसरण करने के बारे में भी सोचा मेरे पति, लेकिन मुझमें साहस की कमी थी। इसके अलावा मेरे पति अक्सर कहा करते थे, अगर मुझे कुछ हो भी जाए, तो भी मैं चाहता हूँ कि आप बिना हार माने जीवित रहें। आप एक स्वतंत्र और अद्भुत महिला हैं। मेरे पति के निधन के बाद मेरे जीवन में नाटकीय बदलाव आया। मैंने आधी रात को अस्पताल में उनका अंतिम संस्कार किया और तुरंत अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ा। व्यवस्था, कई लोगों के प्रोत्साहन और मदद की बदौलत पिछले महीने का बवंडर समाप्त हो गया, जिसमें मेरे जीजाजी और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। मुझे वह समय बमुश्किल याद है, लेकिन मेरी बहन ने बाद में मुझे बताया, उन्होंने अंतिम संस्कार और अन्य सभी कार्यों को संभालने में बहुत अच्छा काम किया। वह स्वयं स्वर्ग में शांति से आराम कर रहे होंगे। अंतिम संस्कार में मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक लोग शामिल हुए। मेरे पति एक राष्ट्रीय स्वामित्व वाली कंपनी में उच्च पदस्थ कार्यकारी थे। वहां बहुत सारे लोग उपस्थित थे, मेरे लिए अज्ञात थे। कंपनी के सहयोगियों ने मेरे पति के चरित्र के बारे में बहुत बातें की, क्योंकि कुछ लोग विदेश से आए थे। शाखाएं अपने भ्रमण की कहानियां साझा कर रही हैं। हालांकि मुझे प्रत्येक व्यक्ति के साथ पर्याप्त समय न बिता पाने का अफसोस था, फिर भी मैंने ये सुनिश्चित किया बाद में उचित रूप से अपना आभार व्यक्त करने के लिए नाम और पते नोट करना। मेरी बहन और उसके पति को धन्यवाद। अब मुझे सांस लेने का एक पल मिल गया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे पति के सौम्य स्वभाव ने मुझे बहुत आभारी महसूस कराया। हालांकि मुझे ऐसे अद्भुत व्यक्ति का आशीर्वाद मिलने पर गर्व है। हाल ही में मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर नहीं सब कुछ था उतना ही उत्तम जितना मैंने सोचा था। मेरी बेचैनी का कारण मेरी भाभी, मेरे पति की बहन थी। क्या मैं अपने पति से लगभग 1 दशक छोटी होने के बावजूद अभी भी युवा मानी जा रही हूँ? अपनी उम्र की महिला की तुलना में वह शक्ल, सूरत और पहनावे से जवान थी। उच्च सौंदर्य चेतना ने उन्हें कुछ हद तक एक सेलिब्रिटी बना दिया। अड़ोस पड़ोस, वह अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी और उसे रोजाना निखारने में मजा आता था। इस बिंदु तक कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह 59 वर्ष की हो रही थी और शायद इसे दूर करने का समय आ गया था। मिनी स्कर्ट और नंगे पैर, मुझे इस पर ज्यादा आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये दूसरों के लिए टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं था।
समस्या उसकी मेरे प्रति भद्दी टिप्पणियां करने की आदत थी। मैं उसकी तरह सुंदर नहीं थी, नहीं मैं योग या स्पा में जाने के प्रति समर्पित थी। सारा, आप हमेशा ऐसे ही दिखते हैं सुंदर। क्या आप इतना देहाती बड़का सा दिखने में शर्मिंदा नहीं हैं? वह स्वयं धनवान है। उसने किसी और खूबसूरत से शादी क्यों नहीं की? वशचुटीजेड मैंने क्या पहना, मेरे कपड़ों का मूल्यांकन करते हुए मानो उनका मूल्य निर्धारण कर रहे हों। क्या आप इस उम्र में बिना नाम वाले ब्रांड के बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन जूतों में, आप उन्हें कब से पहन रहे हैं? पिछली बार जब हम मिले थे तब भी वे आपके पास थे। मैले कुचले लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन स्वाद की कमी उनकी साज सज्जा में झलकती है। यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। क्या सैम आपके लिए कुछ नहीं खरीदता? वह ज्यादा कुछ नहीं चाहता, इसलिए यदि आप कहें, तो वह निश्चित रूप से आपके लिए इसे खरीद लेगा। मेरे पास पर्याप्त बैग और जूते थे, लेकिन जेनी जितने नहीं। यदि गंदा कहा जाना ही इसकी सीमा थी, तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जो ज्यादा खरीदारी नहीं करता। असल में, जब भी मैं कोई नई चीज खरीदता हूँ तो हर बार पुरानी चीज को फेंक देने का ध्यान रखता हूँ, इसलिए मेरी घर दिखने में लगभग काला है। जब भी मेरे पति पूछते थे कि क्या मुझे सालगिरह या अपने जन्मदिन के लिए कुछ चाहिए, मैं इसके बजाय एक यात्रा की योजना बनाना चुनूंगा। वस्तुएं हमेशा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन यादें अमूल्य और अपूरणीय होती हैं। अब जबकि मेरे पति चले गए हैं, मैं उन विकल्पों से खुश हूँ। जेनी ने कोई भी टिप्पणी की तो वह मेरे तर्क के किसी भी संकेत का केवल उपहास करेगी। वह स्वयं बिल्कुल सुंदर नहीं था, तो उस मामले में आप अच्छी तरह से मेल खाते हैं। लेकिन ऐसे आदमी को पकड़ो शादी करने के लिए, आपको उसके पैसे के पीछे रहना होगा, है ना? चाहे कितना भी अपमान हो, उसका अंत हमेशा यही होता था। जेनी के साथ परेशानी व्यवहार उसका कहना था कि मैंने अपने पति से उसके लिए शादी की है, पैसा जो उसने हमारे रिश्तेदारों के बीच फैलाया। वास्तव में ऐसी कई महिलाएं थीं जो ऐसे इरादों के साथ मेरे पति के पास आई थीं। वह जुआ नहीं खेलता था या अक्सर नाइट क्लबों में नहीं जाता था। उसका एकमात्र शौक मछली पकड़ना था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारी शादी हुई तो उसकी बचत पर। लेकिन मैंने कभी उसकी संपत्ति पर ऐशो आराम से जीने का इरादा नहीं किया। तब तक मेरी कंपनी में मेरा करियर 22 घंटे का था और मैंने काफी पैसे बचा लिए थे खुद। ज्यादा खर्च न करने का हमारा साझा मूल्य हमारी शादी का एक कारण था, इसलिए नहीं कि मैं पीछे था जैसा कि जेनी ने दावा किया था। उसका पैसा। जेनी को बार बार समझाने और गलतफहमी दूर करने के लिए कहने के बावजूद हमारे रिश्तेदारों के बीच उसने सुनने से इनकार कर दिया। उसने एक तरफा फैसला कर लिया था कि हमारी शख्सियतें मेल नहीं खाती और मुझे उकसाती रही। जेनी वह हमेशा प्रतिस्पर्धी रही है, और यहाँ तक कि मेरे पति भी जितना संभव हो सके उससे बचते रहे। शायद इसी वजह से उसने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में मुश्किल से ही मदद की। हालांकि मैं मुख्य रूप से अंतिम संस्कार का काम संभाल रही थी, लेकिन जेनी ने कभी भी मेरे पति के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की। उनकी अस्पताल यात्राएं शुरू हुई, या जब उनकी हालत खराब होने पर उन्हें भर्ती कराया गया। जब मैंने उसे सूचित किया तो वह क्रोधित भी हो गई, जिससे मुझे ये निर्णय लेने के लिए प्रेरित होना पड़ा कि मैं उसे अपडेट के लिए परेशान न करूं मेरे पति के स्वास्थ्य के बारे में। फिर भी मैंने अपने पति के सामने झूठ बोला कि जेनी उसके लिए चिंतित थी, परेशान नहीं होना चाहती थी उसे। उनकी मृत्यु तक जेनी कभी उनके सामने नहीं आई और अनिच्छुक रवैया बनाए रखा। जागने पर ऐसा लगा मानो उसे उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया हो। हालांकि रिश्तेदारों ने उसके चारों ओर धीरे से बात करते हुए कहा, उसकी भूख कम हो गई है और वह रोजाना रोती है अपने भाई की बीमारी के बारे में सुनने के बाद से। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पताल में उसकी अनुपस्थिति इसलिए थी क्योंकि वह सैम को कमजोर होते हुए नहीं देख सकती थी। ये सुनकर मुझे एक अवर्णनीय हताशा का अनुभव हुआ जो हारने के सदमे से और भी बढ़ गई। मेरे पति और मैं रो पड़ा। जेनी एक दुखद नायक के रूप में चित्रित किया गया था और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रही थी जिसने अपनी भूख खो दी थी या रोया। आंसू या सूजी हुई आंखों का कोई निशान नहीं था। उससे संपर्क न करने के आदेश के बावजूद वह रिश्तेदारों के सामने नम्र दिखी। अगर मेरी बहन मुझे ठीक से नहीं ले जाती तो शायद मैं अपना आपा खो देता और चिल्लाने लगता, रिश्तेदार
यह महसूस करते हुए जेनी का स्वार्थ और यहाँ तक कि मृतक के प्रति भी उसका सम्मान न होना, मैंने निर्णय लिया को छोटा करना जितना संभव हो सके उससे संपर्क करें। अंत्येष्टि के बाद के समय में मैंने धीरे धीरे अपने पति का सामान व्यवस्थित किया, काम और घर के कामकाज, अपनी भावनाओं को वापस एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले उसकी गायब हुई हर वस्तु एक स्मृति को मिटाने जैसी महसूस हुई, लेकिन मैंने आश्वस्त किया मुझे लगता है कि मेरे पति के साथ की यादें मेरे दिल में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित थीं। मैंने उन लोगों के साथ बिताए गए पल को संजो कर रखा, जो बदलाव के लिए आते थे और उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते थे, शांतिपूर्ण जीवन जो मैंने एक बार बिताया था। अनुमानतः ये जेनी ही थी जिसने इन शांतिपूर्ण दिनों को नष्ट कर दिया। उसने दरवाजे की घंटी बजाए और स्लाइडिंग दरवाजे को खड़खड़ाया। सारा, मुझे पता है कि तुम वहां हो। तुम्हारी बहन इतनी दूर आ गई है, इसलिए खुलकर बोलो। मैंने एक बार भी उसे अपनी बहन नहीं माना, लेकिन जेनी ने अपनी आवाज इस तरह ऊंची की, मानो प्रभाव डालने के लिए पड़ोसियों। चून के कपड़े अभी भी लटके हुए थे। घर पर न होने का नाटक करने का कोई विकल्प नहीं था। आप क्या कर रहे थे? मैं लगभग जल गया इतने लंबे इंतजार के बाद। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इससे पहले कि मैं बोलता, जेनी अंदर आ गई। उसने एक प्रसिद्ध गर्म भूरे रंग का बैग मेरे हाथों में थमा दिया और अपने जूते उतारने लगी। लगभग भीड़, जेनी नाटकीय ढंग से आह भरी। तुम्हें पता है, मैं इतना व्यस्त था कि नहीं जा सका। मैंने सोचा कि आप उदास महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाया हूँ। उसने वह बैग वापस छीन लिया जो उसने अभी मुझे दिया था और उसका सामान बाहर निकालने लगी। वहां सामान, इत्र और विलासितापूर्ण बेक किया हुआ सामान, इनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं लगा। मैं उस पल जेनी एस व्यवहार आज वह अत्यधिक दयालु था, मानो उम्मीद कर रहा हो कि मैं इनसे बहुत खुश हो जाऊंगा। उपहार, मैं जानता हूँ कि मैं पहले भी तुम्हारे प्रति कठोर रहा हूँ, लेकिन तुम वह पत्नी हो जिसे मेरे इकलौते भाई ने चुना था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी संपत्ति किसी लालची महिला के पास जाए, लेकिन अंतिम संस्कार में तुम्हें देख रहा हूँ मैं समझना आप अलग थे। मैं जानता हूँ कि सैम से सच्चा प्यार किए बिना या उसके साथ भाषण दिए बिना भी कोई इस तरह आंसू बहा सकता है। बिखेरा हुआ बाल दूसरों के निर्णयों की अवहेलना करते हैं, यहाँ तक कि मुझे खुश करने की कोशिश में भी वह मेरी शक्ल, सूरत और हरकतों का जिक्र करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसने मुझ पर जो नजर डाली वह लगभग प्रशंसात्मक थी, जैसे कि वह अंततः किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसका वह सम्मान करती हो। जेनी के अचानक परिवर्तन से भ्रमित होकर मैं वहीं खड़ा रहा और वह लगातार मेरी प्रशंसा करती रही, महसूस करती रही किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से घुटन बढ़ती जा रही है जिसके सच्चे इरादे अस्पष्ट थे। मैंने धीरे से कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैंने अभी भी उसका सामान व्यवस्थित नहीं किया है। घर मेहमानों का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि आप सैम को अपना सम्मान दे सकें। जेनी फिर अपनी सामान्य सर्दी पर लौट आया, क्षण चिल्लाते हुए, तुम सच में अनजान हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके उदास चेहरों को देखने के लिए ही यहाँ तक आया हूँ? क्या विरासत के बारे में सामान्यतः आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? उलझन में मैंने उसकी ओर देखा जब उसने अपनी हथेली ऊपर करके अधीरता से इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ? मुझे इस बात का अच्छा अंदाजा है कि सैम की कमाई कितनी थी, इसलिए मैं मोटे तौर पर जानता हूँ कि मेरी कितनी होनी चाहिए उपार्जन। यह मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। इसे जल्दी से सौंप दो। यदि आप मुझे धोखा देने की योजना बना रहे हैं, तो मैं एक वकील और पुलिस को बुलाऊंगा। संपत्ति वितरण का काम एक वकील द्वारा किया जा रहा है। धोखे का कोई सवाल ही नहीं है। मूर्ख मत बनो। उस विरासत का आधा हिस्सा मेरा है। इसे आपके और मेरे बीच विभाजित होना चाहिए, है ना? मैं जेनी के उग्र दावे से हैरान था। वकील के अनुसार मृतक के भाई बहन आमतौर पर एक चौथाई के हकदार होते हैं संपत्ति का, और यह राशि कई भाई बहनों के बीच विभाजित की जाएगी। चूंकि सैम की केवल एक बहन थी, उसे आमतौर पर एक चौथाई मिलता था। हालांकि सैम ने अपने तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए इस बारे में चिंता व्यक्त की थी, उसके साथ उसका ऐतिहासिक दुर्व्यवहार। जेनी, उसने हमेशा सैम की शक्ल का मजाक उड़ाया था, और उसके साथ साथ उसके माता पिता का भी। इष्ट सुंदर जेनी, उसने उसे धमकाया। उन्हें गलत साबित करने के लिए
सैम ने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया, छात्रवृत्तियां जीती, इसमें भाग लिया एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और अंततः कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ गया। ये वह सब कुछ था जो सैम ने मेरे साथ साझा किया था, जो अब तक के चुनौतीपूर्ण जीवन का संकेत देता है। तब ये समझ में आता है कि वह अपनी विरासत के चले जाने के विचार से क्यों परेशान होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कारण उसे इतना अधिक भुगतान करना पड़ा। मैंने उसे सलाह दी थी कि निर्णय अंततः उसे ही लेना है। सैम किस संकल्प पर पहुंचे, यह उनके निधन के बाद ही मुझे पता चला। जेनी, ऐसा क्षण जैसे ही उसने मुझे डांटना शुरू किया, उसके पिछले कृत्य में काफी बदलाव आ गया। तो एकमात्र पत्नी के रूप में आप लगभग सारी विरासत लेने की योजना बना रही हैं। तुम बिल्कुल उतने ही लालची हो जितना मैंने सोचा था। मुझे हमेशा संदेह होता है कि 40 साल की होने के बाद आपका उस सादे आदमी से शादी करना कुछ गड़बड़ है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का केवल एक ही कारण है जिसकी एकमात्र मुक्तिदायक विशेषता है उसका धन है। मैंने तुम्हें संदेह का लाभ दिया, प्यार और साझा मूल्यों के बारे में आपकी बातें सुने। ये सब कोरी बातें थीं। अभी मुझे अपना आधा हिस्सा दे दो और मैं गायब हो जाऊंगा। वह जो मीठे शब्द और उपहार लेकर आए, वे सब मुझे मिली विरासत को छीनने के प्रयास थे मेरे पति के लिए। मेरे प्रति उसके लगातार विरोध को देखते हुए मुझे कुछ हद तक एक छिपे हुए मकसद की उम्मीद थी। उसका दुस्साहस उस प्रवेश द्वार पर अपने बारे में चिल्लाने का था जहां मेरे पति की वेदी थी, मुझे बनाया समझना उसकी नैतिकता की कमी की हद तक। मुझे आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग से चुपचाप सुन रहे मेरे पति इस बारे में क्या सोचेंगे। मैंने जेनी को इंतजार करने के लिए कहा और उसे एक दस्तावेज दिखाने का फैसला किया। इसके उल्लेख पर जेनी का आचरण उज्ज्वल किया गया, धन का उपयोग करने के लिए तुच्छ योजनाओं का सुझाव दिया गया। मैंने उसकी गति के साथ हस्तक्षेप नहीं किया और उसे वह दस्तावेज सौंप दिया जो मैं अंदर से लाया था। कृपया, ये सैम की ओर से है। यह आपके पास होना चाहिए। जो मैंने उसे सौंपा वह मेरे पति का आखिरी पत्र था, उनकी वसीयत थी। जेनी जल्दी से खुलासा किया, त्रिमुड़ा हुआ कागज, और उसके चेहरे के भावों से उसके सदमे का पता चला जैसे वह पढ़ती है। इसका अर्थ क्या है? मुझे नहीं पता था। उसकी अज्ञानता मेरे पति के साथ जुड़ने में उसकी अपनी विफलता के कारण थी। शब्द मेरी जुबान पर थे, लेकिन संभवतः वे उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि वह गिर पड़ी थी नीचे, पराजित। वसीयत में कहा गया है कि मेरे पति की सारी संपत्ति उनके अंतिम कार्य के रूप में मुझे विरासत में मिलेगी, शांति से साझा किए गए जीवन के लिए आभार व्यक्त करना पूर्ति। इसे पढ़कर मैं एक बार फिर अपने पति के प्रति, उनकी बीमारी के दौरान भी, आश्वस्त होकर उनके विचार से द्रवित हो गई। एक भी एन जेनी को नहीं जाएगा। संक्षेप में, जेनी किसी भी चीज की हकदार नहीं थी। हालांकि उत्तर स्पष्ट था, वह वास्तविकता को समझने में असमर्थ लग रही थी, बड़बड़ा रही थी। यह क्या करता है मतलब, जब वह शून्य में घूर रही थी। जेनी के पीले पड़ जाने और प्रतिक्रिया न देने के कारण मैंने उसे जबरन बाहर निकाला और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी लहराती और घिसटती हुई छाया दरवाजे की कांच की खिड़की से धुंधली हो गई। इस विचार से सांत्वना देने वाली की वसीयत पढ़ने के बाद वह मुझे परेशान नहीं करेगी, मेरी शांति अल्पकालिक था। जैसा कि जेनी ने अगले दिन फोन किया, मुझ पर धोखे का आरोप लगाया और माफ न करने की कसम खाई मुझे। उसका गुस्सा स्पष्ट था, यहाँ तक कि फोन पर भी, लेकिन मैं जानता था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और नहीं किया उसके अपमान के पात्र हैं। जहां मैं जवाब दे सकता था, जेनी ने बदला लेने की धमकी दी, आश्वस्त किया कि विरासत पर उसका अधिकार है और मुकदमा करने की तैयारी कर रहा था। जेनी, यह गलतफहमी इस विश्वास से उपजी प्रतीत होती है कि मैं विरासत को जमा कर रहा हूँ। उसके दावे न केवल बेबुनियाद थे, बल्कि मेरी बात को मानने से उसमें गहरे इनकार का भाव भी झलक रहा था। पति की इच्छा। जेनी के इस आरोप का सामना करते हुए कि मैंने वसीयत लिखने के लिए अपने पति को प्रभावित किया था, मैं अब और चुप नहीं रहा जा सकता। वहां जाने से आपका समय बर्बाद होगा। वह वसीयत स्वयं सैम द्वारा सीधे वकील को सौंपी गई थी। मैंने इसे बाद में ही पढ़ा, इसलिए मेरे लिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही मुझे वकील ने सूचित किया है कि आपके पास विरासत का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना प्रयास बर्बाद न करें। मेरे शांत स्पष्टीकरण से जेनी और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसकी आवाज तेज हो गई।
उस शहर का क्या हाल है? जब तक आपकी आत्मसंतुष्टि बनी रहे तब तक उसका आनंद लें। मैं इस बारे में गंभीर हूँ। मैं कल से लगातार फोन कर रहा हूँ और आखिरकार मुलाकात का समय सुरक्षित करने में कामयाब रहा, एक वकील के साथ। उन्हें मेरी दृढ़ता का एहसास हो गया होगा। चूंकि वकील मेरे पक्ष में है, इसलिए मैं आपसे मुआवजा वसूल कर सकूंगा। एक अलग पंक्ति के साथ जो सीधे कॉमिक बुक में एक खलनायक से आ सकती थी, जेनी लटक गई ऊपर। इसके बावजूद कि मैं क्या कह सकता था, ऐसा लगा कि उसने मेरी बात नहीं सुनी होगी, जिससे मैं हैरान रह गया उसने सबसे पहले फोन करने की जहमत क्यों उठाई। इस विचार का आनंद लेते हुए जेनी ने सोचा कि मैं एक वकील के उल्लेख मात्र से ही परेशान हो जाऊंगी मेरी बेचैनी का। इसके बजाय मुझे उस चीज पर दावा करने की उसकी अथक खोज में एक निश्चित स्पष्टता मिली, जिसे वह अपना मानती थी, अपने भाई से एक भी डॉलर न मिलने के बावजूद। यह एक तरह से ताजगी देने वाला था। कई महीने बिना किसी घटना के बीत गए, जिससे मुझे अपने पति के अध्ययन को निपटाने का मौका मिला, जो कि था उसके सामान से भरा हुआ। धीरे धीरे मैंने हमारी साझा यादें समेट ली और वह घर छोड़ दिया जिसमें हम साथ रहते थे। उपनगरों में एक शांत घर में रहने की अपने पति की इच्छा को पूरा करते हुए मैंने उसका घर बेच दिया, और जमीन, उस रकम को मेरी बहन और उसकी जगह के पास एक नई जगह के लिए डाउन पेमेंट के रूप में उपयोग करना मेरे पति रहते थे। हालांकि यह खेदजनक था कि मेरे पति के जीवित रहते हुए मैंने ये कदम नहीं उठाया। हमारा कुत्ता लवली 10 वर्षों से अधिक समय से हमारे साथ है, और लग रहा था नए वातावरण का आनंद लेने के लिए। उसे चिकने फर्श पर तनाव से बचाने के लिए मैंने एक लाइट भी खरीदी, रंगीन कालीन। हालांकि साइज कम करने का मतलब था कि मेरे पास कम संपत्ति थी, लेकिन धीरे धीरे एक आरामदायक जगह बनाने का विचार आया। रहने की जगह ने मुझे भविष्य के प्रति आशा से भर दिया। हालांकि मेरे पति की अनुपस्थिति की अनुभूति बनी रही, और न्यूनतम फर्नीचर केवल बढ़ गया, अकेलेपन का एहसास। लक्ष्यहीन विचारों से भरे एक दिन में अचानक एक कॉल मेरे धुंध को चीरती हुई निकल गई। कॉल आईडी की जांच किए बिना मैंने जवाब दिया। तभी मेरी मुलाकात जेनी की उग्र आवाज से हुई। तुम मुझे बर्बाद करने पर तुले हो, बदमाश। जेनी के गुस्से ने तुरंत मेरी तंद्रा दूर कर दी, हालांकि उसके कारण अस्पष्ट रहे। मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने आसन तलाक के लिए मुझे दोषी ठहराती रही। अपेक्षित विरासत का अभाव। क्या? मेरा हतप्रभ उत्तर उसकी शिकायतों की पुष्टि करता प्रतीत हुआ। उसने संभवतः अपने पति को विरासत में हिस्सा देने का वादा किया था, और इसके गायब होने से तनाव पैदा हो गया। उनकी शादी तलाक के बिंदु तक पहुंच गई, जो एक उल्लेखनीय रूप से नाजुक रिश्ता था। बस वहीं खड़े मत रहो, क्षमा मांगना। तुम्हारी गलती ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे स्वयं क्या करना चाहिए? आपको नौकरी मिल सकती है। तुम अभी भी जवान हो, F51। मेरी तथ्यात्मक बात जवाब देती है दिल ही दिल में उसे क्षण भर के लिए। चाहे वह काम करने का सुझाव हो या उसकी उम्र की याद, जेनी को वास्तविकता का सामना करना पड़ा। यदि आप अपने पति के वेतन पर जीवन यापन कर रही थी, तो विरासत पर निर्भर क्यों रहें? तलाक की नौबत क्यों? वह सिर्फ सैम की दौलत के पीछे था। अगर हमें तुम्हारे भाई के पैसे नहीं मिल रहे तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आप पैसे के मामले में सिर्फ एक सुंदर चेहरा हैं, और अब ये सब खत्म हो गया है। काश मुझे मेरे कान वापस मिल जाते। वह गुस्से में था। मुझे क्यों डांटा जाना चाहिए? वह इतना दयनीय आदमी है, बहुत कम कमाता है। मैं वह हूँ जो अपना समय वापस चाहता हूँ। मैं जेनी के पति से केवल उनकी शादी और वार्षिक नववर्ष समारोहों के दौरान ही मिला था। जेनी उनके पति भी उनकी तरह आकर्षक ब्रांड के कपड़े, एक्सेसरीज और यहाँ तक कि विदेशी भी पसंद करते थे। कारें एक तुच्छ प्रभाव डाल रही हैं। जेनी द्वारा उसके उल्लेख को देखते हुए अल्प वेतन, ऐसा लग रहा था कि वे मेरे पति से पूछ रहे थे कुछ समय के लिए एक जोड़े के रूप में पैसे के लिए। संभवतः जितनी जल्दी उन्हें ये प्राप्त हुआ उसे उतनी ही तेजी से खर्च करना, थोड़ी सोच समझकर बचत के साथ। जेनी के पति द्वारा उपयोग की जाने वाली असाधारण वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें संभवतः वित्तपोषित किया गया था, मेरे पति की उदारता, जेनी के लिए कोई भी आरोप लगाना विडंबनापूर्ण था। उसकी शादी स्वार्थ पर आधारित थी और फिजूल खर्ची की वजह से वह वर्तमान में चल रही थी कुछ हद तक स्वयं को प्रदत्त संकट। मैंने एक वकील से भी सलाह ली, लेकिन मुझे ये कहकर लौटा दिया गया कि कोई विरासत नहीं है मेरे लिए।
हर कोई मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा माफ नहीं कर सकता। यदि यह आपके लिए नहीं होता, तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। मेरी सलाह के बावजूद जेनी ने एक वकील से मिलने पर जोर दिया था, केवल उस वास्तविकता का सामना करने के लिए जिसके बारे में मैंने उसे चेतावनी दी थी। अंततः शर्मिंदा और निराश हो गई। सारा, तुमने मेरे पति का ब्रेन वॉश कर दिया, है ना? उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए थी। वह आपका नाम क्यों लेगा? तुमने उसे मेरी पीठ पीछे बहकाया होगा, है ना? यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। कबूल करो और विरासत सौंप दो, और मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। आखिर यह नौबत कैसे आती है? मेरे पास आपके पति का संपर्क विवरण भी नहीं है। जूं, उसने पहले कभी तुम जैसी कुंठित बुढ़िया की प्रशंसा नहीं की थी। तुमने उसे बहकाया होगा और अफेयर किया होगा। बस कबूल करो और विरासत सौंप दो। क्या ये बातचीत कहीं नहीं जा रही है? जेनी के बेतुके आरोपों को सहन करने में असमर्थ, अब मैंने फोन रख दिया। मुझे सिर दर्द होने लगा पर पुराना घर पहले ही ध्वस्त हो चुका था और जमीन बिक चुकी थी। कुछ भी नहीं बचा था जेनी के दावे के लिए। और मैंने अपना नया पता साझा नहीं किया था। अनिवार्य रूप से इसकी कोई भी संभावना समाप्त हो गई थी उसका थोपना आगे। सावधानी बरतते हुए मैंने तुरंत अपना फोन उसकी कॉल को ब्लॉक करने के लिए सेट कर दिया, ये निर्णय लेते हुए कि अब ऐसा करने का समय आ गया है, शांति से आगे बढ़ें। कई महीने बीत गए और मैं अपने कुत्ते लवली के साथ जीवन बिताने लगा, अपनी बहन के साथ सैर सपाटे का आनंद लेने लगा और उसके पति, और कभी कभी उस कमरे में भोजन करते थे जहां मेरे पति की वेदी थी, आशा करते हुए वह भी चीजें जैसी थी उससे खुश था। नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए धन्यवाद। नवीनतम परिणामों से मैं आश्वस्त हो गया कि कोई समस्या नहीं है, और स्थानीय सुविधाओं ने मुझे आरामदायक जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान की। एकमात्र छोटी सी गड़बड़ी जेनी के बारे में शहर कार्यालय से एक कॉल थी। बिना किसी बचत के तलाक के बाद जेनी ने सामाजिक कल्याण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे बता दिया गया था यदि उसके सक्षम रिश्तेदार होते तो सहायता की संभावना नहीं थी। हालांकि रिश्तेदार, जो कभी उसकी चापलूसी करते थे और अब सर्वसम्मति से अलग थलग करने में मदद करने से इनकार कर रहे हैं, उसे आगे शहर कार्यालय ने अंतिम उपाय के रूप में मुझसे संपर्क किया था, लेकिन हमारे तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए और उसके पिछले कार्यों के कारण मुझे सहायता करने का कोई दायित्व महसूस नहीं हुआ। विडंबना यह है कि जेनी, जिसने मुझ पर पैसे के पीछे होने का आरोप लगाया था, अंततः अपने ही भौतिकवाद में डूब गई। अरमान, उसके बाद का भाग्य एक रहस्य बना रहा, अफवाहें, जबड़े की परेशानी और एक शांत चाल का अनुसरण, उसका वैवाहिक विघटन। जैसे ही मैं पुनः प्राप्त हुआ शांति, लवली के साथ बिताए पल और भी अनमोल हो गए। लंबे समय से कुत्ते प्रेमी मेरी बहन ने आश्चर्यजनक रूप से एक पिल्ला गोद लिया, जिससे न सिर्फ उसे खुशी मिली उसे, लेकिन लवली को भी। लवली को ऊर्जावान पिल्ले के साथ बातचीत करते हुए देखकर मुझे एक नई दोस्ती पनपने की उम्मीद थी। मेरे सामने हृदय विदारक दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।